हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSI चैनल में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस, यानी कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम वेक्टर स्पेस टॉपिक पढ़ रहे थे। और उसके अंदर जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप किस तरीके से चेक करोगे कि अगर आपको कोई एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है कि वो लीनियर कैसे होगी, ये हमने सीख लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। अब लेक्चर नंबर हम 7 में बात करेंगे कि आप किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किस तरीके से आप उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। राइट, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो वही टॉपिक नाम है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। राइट, किसकी हेल्प से? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप किसी, अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है किसी वेक्टर v1 से लेकर v2 स्पेस पर, तो आप कैसे बता सकते हो कि इसके कॉरस्पॉन्डेंस, इस मैप के कॉरस्पॉन्डेंस जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, तो इस जो t आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को। वो चीज हम सीखेंगे आज। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं किस तरीके से होता क्या है, लॉजिक क्या होता है इसके पीछे। देखिए, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है VNF। VNF मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन कितनी है, n है। ठीक है, ये V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F हुज डायमेंशन इज n। सिमिलरली एक वेक्टर स्पेस है आपके पास VMF, यानी कि V इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन m ओवर द फील्ड F। ठीक है, ये दो अपने आप में क्या है, वेक्टर स्पेस हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n एंड डायमेंशन m रेस्पेक्टिवली। लेट x1, x2, xn अप टू n तक ये क्या है, ये आपका ऑर्डर्ड बेसिस है किसका, Vn का। Vn का क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब आपको पता ही है कि आप बेसिस में, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा बेसिस जिसका ऑर्डर फिक्स कर दिया आपने कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये, थर्ड एलिमेंट ये है। राइट, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस वाला लेक्चर देखना, जिसने नहीं देखा वहां पर आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है। ठीक है, बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ Vn, यानी कि इस फर्स्ट वाले वेक्टर स्पेस का क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस है। एंड y1, y2, ym, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, m है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, m एलिमेंट। तो y1 से लेकर ym तक, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑर्डर्ड बेसिस हो गया Vm वेक्टर स्पेस का। ठीक है, एंड इसमें n एलिमेंट से ये किसके बेसिस है, फर्स्ट, यानी कि Vn वेक्टर स्पेस के। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बेसिस, हो गए वेक्टर स्पेस हो गया। अब क्या यहाँ पर, लेट t, यहाँ पर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आई t कहां से कहां है, Vn से लेकर Vm ऑफ तक, Vn वेक्टर स्पेस से लेकर Vm वेक्टर स्पेस तक एक ट्रांसफॉर्मेशन है t, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करोगे और उसकी इमेज दिखोगे तो वो क्या किसके इक्वल आएगी, tx प्लस ty, यानी कि सेपरेट एलिमेंट की इमेजेस के सम के बराबर होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर आप किसी वेक्टर में एक अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, उसका लीनियर क्या ले रहे हो, स्केलर मल्टीपल ले रहे हो, तो उसकी इमेज जो x की एलिमेंट की इमेज आएगी तो अल्फा भी उसमें क्या होगा, मल्टीपल होगा। दीज टू इक्वेशन किसकी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये t। अच्छा जी, ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, tx1, तो x यहां पर क्या है, इसका बेसिस है x1, तो x1 की इमेज क्या है, tx1। सपोज हमने मान लिया tx1 क्या है, इमेज है x1 बेसिस की। x2 यहां पर x क्या बेसिस है, बेसिस का एक एलिमेंट है x2, तो x2 की इमेज क्या है, tx2। दीज आर दी इमेजेस। और ये इमेजेस कहां पर जाएगी, क्योंकि Vn से Vm में है, तो ये कहां बिलोंग करेंगे, सारी Vm में, कोडोमेन में। राइट, तो इस मैप का कोडोमेन क्या है, Vm। तो ये सारी जो इनकी इमेजेस आनी है x1, x2, xn की, ये इमेजेस कहां बिलोंग करेंगी, Vm में। ठीक है, Vm वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेंगी। अच्छा जी, अब इसमें करेंगी, और मुझे पता है कि Vm अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। तो इसके हर एक एलिमेंट को देखो, एक प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई अपने आप में वेक्टर स्पेस है और उसके बेसिस आपको पता है, तो आप उस वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को, यहां पर अगर एलिमेंट y टाइप का है तो उसके हर एक एलिमेंट को, यानी कि कोई भी y रैंडमली ले लो इस वेक्टर स्पेस से, तो उसके हर एक एलिमेंट को इसके बेसिस के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो इसके बेसिस क्या है आपके, Vm के, वो है V1, V2, Vm। तो यहां पर आपके पास एक स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे m, जैसे अल्फा 1 y1 बेसिस है, अल्फा 2 y2, कितने बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, m।
ठीक है, अल्फा एम वाई एम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, हर एक वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, उतने ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अच्छा, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसे tx1, ये क्या x1 यहाँ पर इसका बेसिस था, इसकी इमेज तो आएगी कुछ ना कुछ, और जो इमेज होगी कहाँ पर बिलोंग करेगी, वीएम में। तो जो इसकी इमेज आएगी उसको इसके वीएम के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। तो वीएम के बेसिस के यहाँ पर v1 v2 vm, तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, यहाँ पर स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे आपके, और यहाँ पर मैं जो स्केलर मान रहा हूँ वो अल्फा 1 अल्फा 2 ना मानकर मैं इसको क्या मान रहा हूँ, a11, ये आपका स्केलर एग्जिस्ट करा, a21 am1। तो ये क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये जो यहां पर मैं ले रहा हूं, जो मैंने यहां पर 1 1, फिर सेकंड कंपोनेंट क्या है 2 1, थर्ड स्केलर क्या लूंगा 3 1। तो मैंने इसको जो ये यहां पर आपका ये आ रहा है 1 1, देखो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, तो इस सेकंड कंपोनेंट को मैंने फिक्स कर रखा है 1 1 1, ठीक है, ये फिक्स कर रखा है। क्यों, ये आपका ये दिखा रहा है कि जो x1 की जो इमेज है, जो x1 बेसिस है, ये क्या है, जो x का जो यहाँ पर vn का डोमेन के अंदर जो बेसिस है, डोमेन यानी कि फर्स्ट वेक्टर स्पेस आपका vn है, इसके जो बेसिस है वो क्या है, x1 x2 xn, यानी कि डोमेन के अंदर जो आपका डोमेन वेक्टर स्पेस है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, बेसिस है, बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट x1, उसकी इमेज क्या आ रही है, वो उसकी इमेज a11 इंटू में a21, a11 इंटू में y1, ठीक है, प्लस ये आएगा a11 y1 a21 y2, ठीक है। तो ये इंडिकेट, जो सेकंड कंपोनेंट इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट की क्या है, इमेजेस, फर्स्ट बेसिस की इमेजेस आ रही हैं। ये जो 1 1 कंपोनेंट ले रहा हूँ a11, ये 1 फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, ये सेकंड कंपोनेंट फिक्स है। किसके लिए फिक्स है कि ये x1 क्या है, x1 जो बेसिस है, x1 फर्स्ट बेसिस का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पर स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या 1 1 2 1 m1, ठीक है, m स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि आपके कॉरस्पॉन्डेंस दीज a11 a21। सिमिलरली x2 आपका क्या है, इस बेसिस का, x बेसिस का क्या सेकंड एलिमेंट है, तो इसके लिए स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैं सेकंड एलिमेंट को फिक्स कर दूंगा, तो यहां पर क्या आएगा 1 2, फिर स्केलर क्या आएगा, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट फिक्स, तो सेकंड कंपोनेंट 2 2, थर्ड कंपोनेंट a3 2, ठीक है, सेकंड एलिमेंट के लिए, बेसिस के सेकंड एलिमेंट के लिए, फिर a4 2, इस तरीके से कहां तक जाएगा, m आपके पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे am, और किसके लिए, बेसिस के सेकंड एलिमेंट के लिए, तो m2, ठीक है, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस एंड प्लस ym, m एलिमेंट, ठीक है, m बेसिस है किसके, क्योंकि कहां जा रहा है, ये आपका जा रहा है VMF में, और इसमें बेसिस कितने आपके, बेसिस के अंदर एलिमेंट m एलिमेंट, ठीक है, इस फॉर्म में। तो सिमिलरली आप x2 लिखोगे, x3 लिख सकते हो, x4 लिख सकते हो, तो यहां पर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, तो n एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, xn एलिमेंट की, बेसिस के n एलिमेंट की इमेज am1, क्योंकि mth बेसिस, ठीक है, ये mth कंपोनेंट। तो इस तरीके से 1 1 1 2 1 3, ठीक है, ये यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर आएगा आपका, तो सही कर लेना, यहां पर ये आएगा दिस, ओके, यहां पर क्या आएगा, जैसे 1 2 2 1, ठीक है, यहां पर उसी तरीके से आएगा a1 ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, nth एलिमेंट, तो nth के लिए a1 n a2 n amn, ठीक है, ये क्लियर है, यहां पर ये आएगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, xn के लिए यहां पर फर्स्ट स्केलर एग्जिस्ट करा a1n लास्ट में, 1 किसके का मतलब फर्स्ट स्केलर, किसके लिए, xn एलिमेंट के लिए, तो xn बेसिस का एलिमेंट है, तो यहां पर a1n, सेकंड स्केलर क्या एग्जिस्ट करेगा यहां पर a2n, ठीक है, तो इस तरीके से amn, तो m स्केलर से एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली mth स्केलर जो होगा इसका amn, किस एलिमेंट के लिए, ये आपका nth एलिमेंट के लिए, बेसिस जो फर्स्ट बेसिस है उसके nth एलिमेंट के लिए स्केलर्स एग्जिस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा जी, ये आप डिफाइन कर सकते हो यहां पर, जैसे ही आपने इसको डिफाइन कर दिया इस तरीके से, तो आप देखो x1 की इमेज ये पूरा, x2 की इमेज ये, xn की इमेज ये। अब आप क्या करोगे, इसको आप जहां पर ये ai चाहिए क्या है, ये सारे स्केलर्स हैं, तो ये स्केलर से कहां से आ रहे होंगे, ये आपके फील्ड से आ रहे हैं, ये सारे स्केलर्स कहां से आ रहे हैं, आपके
फील्ड से आते हैं, क्योंकि ऑलवेज स्केलर्स कहाँ से आते हैं, फील्ड से। अच्छा, आर फिक्स्ड, जो स्केलर कैसे फिक्स्ड स्केलर्स हैं, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी क्योंकि फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो फिक्स्ड है। फॉर ऑल आई कहाँ वेरी कर रहे हैं, अगर मैं इसको आई जे लिख रहा हूं क्योंकि मैंने हमेशा ए फर्स्ट कंपोनेंट आई मान लिया, सेकंड कंपोनेंट जे मान लिया, तो यहां पर फर्स्ट जो कंपोनेंट था, फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1 2 m 1 2 m 1 2 m, कहां 1 से स्टार्ट हो रहा है आई और कहां तक जा रहा है, m तक जा रहा है, ठीक है, m तक। तो यानी कि जो i की वैल्यू है, जो ये i है, ये आपका कहां है, या 1 से स्टार्ट होके i कहां तक वैल्यू ले रहा है, m तक ले रहा है, तो वही चीज मैंने यहां लिखी है। सिमिलरली जो सेकंड कंपोनेंट माना है j, ये कहां से हो रहा है सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है x1 के लिए, कि बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट, बेसिस का सेकंड एलिमेंट, बेसिस का n एलिमेंट। तो सेकंड कंपोनेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है 1, तो यहां हर जगह 1, यहां 2 3 4 कहां तक जाएगा, n तक जा रहा है, ठीक है। तो j, तो सेकंड कंपोनेंट कहां तक जा रहा है भैया, j आपका जा रहा है 1 से लेकर j जा रहा है आपका n तक। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, i की वैल्यू कहां से 1 से लेकर m तक, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, एंड कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ ए आई जे। तो इस जो ए आई जे आपके पास आ रहे हैं, जहां पर i की वैल्यू 1 से m, j की वैल्यू 1 से n, तो इनको मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, किस फॉर्म में अरेंजमेंट कर रहा हूं, इस तरीके से a11 a12 a13 a1n। मैंने क्या करा है, ध्यान से देखना, a11 a12, तो इस तरीके से आए, तो यहां पर y1 तो y1 का जो कोफिशिएंट है उसको मैं एज अ कॉलम में लिख रहा हूं। y1 का जो कोफिशिएंट है यहां पर क्या है a11, यहां पर y1 का कोफिशिएंट क्या है a12, यहां पर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा a13 a14, सिमिलरली a1n। तो इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे आया और मैं इसको कॉलम की फॉर्म में, तो मैंने ये लिखा a11 a21 a31 am1। सिमिलरली जो y2 का कोफिशिएंट है वो क्या होगा a12 कॉलम वाइज, ठीक है। y1 का ये किसके कोफिशिएंट है भाई, ये y1 के कोफिशिएंट है, ये किसके कोफिशिएंट है y2 के, ये किसके y3 के, और ये जो कोफिशिएंट होगा, ये कॉलम जो होगा, ये किसके कोफिशिएंट है ym वेरिएबल के। तो इस तरीके से आपके पास कितने क्रॉस की मैट्रिक्स बनी है, सबको पता है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये बनी है, यहाँ पर कितनी रोज है, यहाँ पर रोज कितनी है 1 2 3 m रोज, कॉलम कितने कॉलम्स है, यहाँ पर कॉलम्स है, यहाँ पर 1 2 3 n, ठीक है, n कॉलम्स है, ठीक है, n यहां पर क्या है कॉलम्स है। तो यहां पर y1 y2 एंड ओके 1 1 1 2, अच्छा सॉरी, तो मैंने क्या करा है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, मैंने क्या करा है देखो a11 इसको मैंने यहां पर जो ये y1 के कोएफिशिएंट है उसको मैंने रो वाइज लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर जो मैंने y1 का कोएफिशिएंट लिखा है वो रो वाइज लिख दिया, ठीक, y1, ये किसका कोएफिशिएंट है y2, ठीक है, ये y1 का कोएफिशिएंट, दिस एंड दिस इज y2 कोएफिशिएंट, दिस इज y3 कोएफिशिएंट एंड दिस इज ym कोएफिशिएंट, ठीक है, इस तरीके से। किस तरीके से कराए ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक, इसमें देखो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, आप मेरे से भी हो गई, आपसे भी होने के चांस है इसमें, लेकिन होनी नहीं चाहिए। क्या यहां पर x1 की इमेज क्या आई, ये, ठीक है, तो इसको आपने क्या करा एज अ रो की फॉर्म में ही लिखा है, किसकी फॉर्म में लिखा है, एज अ रो की फॉर्म में, एज अ कॉलम की फॉर्म में लिखा है। यहां से जो आप लोगे 1 1 2 1 m1, इसको आपने यहां पर जो एक एलिमेंट आ रहे हैं, जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं y1 का, वो कहां पर है a11, यहां पर y1 का कोएफिशिएंट a2, यानी कि इसमें जो ये y1 के कोएफिशिएंट हैं उन सबको आपने रो वाइज, इस वाइज, ये सारी की सारी जो चीज आई है कोएफिशिएंट, इसको आपने यहां पर एक तरीके से लिख दे, तो वर्टिकली है, इस वर्टिकली को आपने यहां पर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हो, इसको रो वाइज लिख दिया आपने, इसको किस वाइज, रो वाइज, देख सकते हो 1 1 1 2 1 n, तो इसको आपने यहां पर लिखा कॉलम वाइज 1 1 1 2 1 3 1 n, ठीक है, ये y1 के कोएफिशिएंट है, इसको रो वाइज, y2 के कोएफिशिएंट रो वाइज, y3 कोएफिशिएंट रो वाइज, और ym उनके कोएफिशिएंट रो वाइज, ठीक है, तो इन सभी को आपने क्या लिखा है, रो वाइज लिख दिया। इस तरीके से ये भी क्या है, रो वाइज, तो इनको आपने रो वाइज लिखा है। चलिए तो मैं इस चीज को हटा देता हूं, ठीक है, ये रो वाइज आपने लिख दिए। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, तो रो वाइज लिखे आपने, और y1 y2 कहां से था ym तक, तो कितनी रोज हो गई यहां पर m रोज। तो फर्स्ट इंडिकेट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज, सबको पता है ये क्या इंडिकेट करता है भैया, नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट कंपोनेंट, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या इंप्लाइज करता है, कितने कॉलम है यहां पर, कितने कॉलम है देखो 1
2 3, ये किसके, ये आपका x1 बेसिस के ये x1 बेसिस के करस्पॉन्डेंस क्या थे आपके, ठीक है, ये एक 1 2 3 n, तो यहां पर है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये किसका, ये क्या था यहाँ पर, एक तरीके से tx1, ठीक है, तो tx1 आएगा उसके कोफिशिएंट है 1 1 2 1, tx1 के कोफिशिएंट देख सकते हो आप, तो tx1 के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है 1 1 2 1 m1, ठीक है, 1 1 2 1 m1, तो ये क्या था 1 1 2 1 3 1 m1, तो tx1 के कॉरस्पॉन्डेंस, यहाँ पर ये tx2 के कॉरस्पॉन्डेंस, ये tx3 के कॉरस्पॉन्डेंस, जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कॉलम वाइज, ठीक है, ये txn दिस, तो इस तरीके से यहाँ पर m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। ये होती है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हुआ है, आपने x1 एलिमेंट की, जो x1 के एलिमेंट को इस, ये x1 x2 x3 क्या है, ये बेसिस है किसके, आपकी डोमेन के, जो डोमेन में जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस है x1 x2 xn, उसकी आपने इमेज निकाली, और यहां पर y1 क्या है, ये y1 y2 आपकी कोडोमेन जो वेक्टर स्पेस है कोडोमेन में, उसको आपने बेसिस की फॉर्म में ये है, तो यहां पर tx1 की जो इमेज आ रही है, ठीक है, tx1 की जो इमेज आएगी उसको आपने कॉलम वाइज, जो उसके स्केलर्स आ रहे हैं उनको कॉलम वाइज अरेंज कर दिया tx1 का, तो tx1 की यहां पर इमेज जो आ रही थी, tx1 की इमेज क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसमें जो स्केलर्स आ रहे हैं इनको क्या लिखा आपने, इन स्केलर्स को आपने यहां पर कॉलम वाइज लिख दिया, ये कह सकते हो एक तरीके से, तो tx1 जो आया उसको कॉलम वाइज, या फिर y1 के कोफिशिएंट को आपने रो वाइज लिख दिया, किसी भी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अगर y1 के हिसाब से देखो तो y1 के कोफिशिएंट आपके रो वाइज और tx1 के कोफिशिएंट को कॉलम वाइज, ये चीज है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, जैसे v ओवर f, क्या यहाँ पर लेट v ओवर f बी अ फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ये अपने आप में क्या एक फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, t vn से लेकर vm बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या है, vn से vm पर t क्या आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट tx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू vn, तो x में यानी कि आप vn से डोमेन से आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी इमेज किसकी इक्वल आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है, तो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी है आपको, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखो आपको इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, तो ध्यान से देखना, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, पहले इसके बेसिस क्या होंगे, देखो आपको गिवन नहीं है तो इस रैंडमली मान लो, लेट x इज इक्वल टू x1, कितने है इसकी डायमेंशन n, तो x2 xn बी आ बेसिस ऑफ va, बेसिस ऑफ vn ओवर f, इस वेक्टर स्पेस के बेसिस हो गए, एंड यहां पर y को मान लेते हैं vmf, इसकी डायमेंशन कितनी है m, तो y1 y2 ym, ये क्या हो गए, बेसिस हो गया ba, बेसिस ऑफ vmf, ये फील्ड का, ठीक है, इस फील्ड, इस वेक्टर स्पेस की बेसिस ये हो गए। अच्छा जी, तो हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या लिखनी है, इस ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डेंस, इसकी मैट्रिक्स, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या लिखो, मैट्रिक्स लिखनी है, तो यहां पर क्या है, अगर मैं इसकी मुझे क्या निकालनी है, इमेजेस निकालनी है x1, तो tx1, तो करते क्या हम, कि tx1 जो एलिमेंट आएगा वो किस में जाएगा, कोडोमेन में vmf में, तो इस ये जो एलिमेंट आया है tx1 वो vmf का एलिमेंट आएगा, क्योंकि कोडोमेन में जाएगा, ठीक है, इमेजेस में। अब vmf के हर एक एलिमेंट को, क्योंकि vmf ने अपना क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो vm ओवर f, इस वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम इसके बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके बेसिस क्या है, v1 v2, तो यहां से क्या आएगा, tx1 को इसके बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर आएगा a11 y1, ठीक है, फिर क्या आएगा a21 y2 एंड सो ऑन m1, ठीक है, ये बेसिस की फॉर्म में भाई 1 1, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट 1, इसके लिए सेकंड कंपोनेंट के लिए इसके करेगा a21 y2 am1 ym, इज इट क्लियर, क्योंकि यहां पर देखो y1 है तो फर्स्ट कंपोनेंट 1, y2 सेकंड कंपोनेंट 2, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, इस tx1 हमेशा क्या आएगा, यहां पर अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखो 0 आना चाहिए, tx1 क्या आना चाहिए भैया, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, आप इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, tx1 की इमेज 0 आनी चाहिए, और 0 को हम, क्योंकि अपने आप एक 0 वेक्टर है, और 0 को हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और ये कब पॉसिबल है, ये कब 0 के इक्वल होगा, तो y1 y2, क्योंकि बेसिस में देखो कभी भी 0 एलिमेंट नहीं हो सकता, y1 0 नहीं हो सकता, y2 0 नहीं हो सकता, ym 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहां से हम इसको कह सकते हैं
ये 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या, और ये मुझे पता है कि y1 y2 आपस में क्या है, ये बेसिस है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब इसके स्केलर सारे के सारे 0 हो जाए। तो इसका मतलब यहां से क्या है, इसका मतलब ये आपके पास जो a11 a21 am1 है वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 y1 प्लस 0 y2 प्लस 0 ym। तो इसके सारे के सारे कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे, कोफिशिएंट इसके 0 हो जाएंगे, क्योंकि y1 y2 ym अपने आप में बेसिस है vm वेक्टर स्पेस के। और बेसिस मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं और वो इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो इसके स्केलर्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट 0 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल। सिमिलरली इन दिस वे हम कह सकते हैं x2 की जो इमेज आएगी वो भी क्या है, 0, और इसको हम लिखेंगे इसकी फॉर्म में a21 सॉरी a12 y1 a12 y2 sorry a22 and a32 y3 and so on plus am2 ym इज इक्वल टू 0 इंटू y1, क्योंकि यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, 0 y2 एंड 0 ym। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से यहां पर जो आपका xn एलिमेंट होगा उसकी इमेज भी 0 आएगी, उसकी इमेज भी 0 आएगी। आपको यहां से कह सकते हो t xn इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू a, इसके लिए स्केलर एग्जिस्ट करेगा कौन सा, 1 के लिए यहां पर आएगा 1, और कौन सा एलिमेंट है, n एलिमेंट के लिए, तो y1n y1 a2n y2 and so on plus amn ym, this is equal to 0 into y1 0 into y2 plus 0 into ym। ठीक है, ये आ गए। अब मैंने क्या बताया था आपको अभी कि इसमें जो भी ये कोफिशिएंट आ रहे हैं ये इसको लिख दो आप कॉलम वाइज। ठीक है, क्योंकि tx1 है तो इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगी क्या बनेगी, तो दिस इंप्लाइज इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, a11 a12। ठीक है, a11 0 a12 0, क्योंकि a11 a2 क्या है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपके y1 के कोफिशिएंट है उसको आप लिखोगे, दिस इंप्लाई y1 के कोफिशिएंट को किस फॉर्म में लिखोगे आप, y1 के कोफिशिएंट आपको लिखोगे रो वाइज के, या फिर जो tx1 के कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है, tx1 की इमेज क्या आ रही है, दिस। ठीक है, वही क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट सारे 0 0, तो ये जो 0 0 आ रहे हैं उसको लिख दो कॉलम वाइज। ठीक है, तो tx1 0 0, तो ये आपका यहां पर 0 0, फिर tx2 दिस अगेन 0 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ये 0 0 आएगा। यहां पर हुआ क्या है, ये tx1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपके कोफिशिएंट आ रहे वो tx2, सिमिलरली यहां पर txn, और यहां पर क्या है, y1 के कोफिशिएंट है, y2 के कोफिशिएंट, और ये ym का कोफिशिएंट। तो कितने क्रॉस की मैट्रिक्स बनेगी, ये m रोज n कॉलम्स। यानी कि आप एक चीज और मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये वेक्टर स्पेस कहां से, vn से vm पर, कि जो कोडोमेन में जो इतने बेसिस होगी, कोडोमेन के जो वेक्टर स्पेस उसमें जो बेसिस है, उस जो वेक्टर स्पेस उसकी डायमेंशन कितनी है, m। यहां पर डोमेन में क्या है, वेक्टर स्पेस vn, इसकी डायमेंशन कितनी है, n। तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, पहले कोडोमेन में देखो कितने एलिमेंट है बेसिस में, m, तो यहाँ n, तो ये बनेगी नंबर ऑफ रोज और ये बनेगी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज क्या बनेंगी आपकी, जो कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट है, यानी कि उसकी बेसिस डायमेंशन क्या है, कितनी है डायमेंशन, m, तो m रोज, और यहाँ पर डोमेन में कितनी डायमेंशन है, n, तो m रोज n कॉलम्स। तो कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स बनेगी आपकी, m क्रॉस n। ठीक है, उल्टा देखोगे कोडोमेन से डोमेन पर, तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। तो इससे नंबर ऑफ रोज आएंगी, इससे नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। तो यहां से आपकी बनी m क्रॉस n की मैट्रिक्स, जो कि क्या है, हर एक एलिमेंट क्या है, 0। तो दिस इज अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन 0 क्या है, क्योंकि 0 वैल्यू आ रही है हर एक एलिमेंट की। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, और या कह लो और जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जीरो मैट्रिक्स।
ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ऑटोमेटिकली कि x1 की इमेज क्या है दिस, इसमें y1 से मल्टीप्लाई करते जाओ बस। दैट क्लियर? अच्छा जी, ये तो था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिंपल। अब एक एग्जांपल है t ऑफ x इक्वल टू x, सिमिलरली ऐसे ही है। ठीक है, ये करना सॉल्व, बाकी मैं इसको आपको हिंट दे देता हूं। यहां पर देखो आपको क्या है, यहां पर आपको दे रखा है डायमेंशन ऑफ v ओवर f n। ठीक है, v और f की डायमेंशन कितनी है, n है, x1 x2 xn इसके ऑर्डर्ड बेसिस हैं, x1 x2 xn ऑर्डर्ड बेसिस है, और v ओवर f से v ओवर f है भाई, इसकी भी डायमेंशन n क्योंकि सेम वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन कितनी रखी है n। तो इसमें मैट्रिक्स कितने क्रॉस की बनेगी, n क्रॉस n की, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जाएंगी कोडोमेन से। यहां पर कितनी डायमेंशन इसकी n, इसकी n, तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी आपकी, कितना ऑर्डर की, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा जी, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो और यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन आपको, tx इक्वल टू x, यानी कि x की इमेज x। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा, एक तरीके से देखो t फर्स्ट एलिमेंट, बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के x1। ठीक है, अगर मैं जब इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा tx1 a11 x1, क्योंकि इसके भी बेसिस क्या है, कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस सेम वेक्टर स्पेस है, तो इसमें जो बेसिस सेम, इसकी भी बेसिस सेम, तो इसमें भी बेसिस x1 आ गया। अच्छा जी, फिर a1 है तो यहां 21 x2, सेकंड बेसिस क्या है कोडोमेन का, कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस है, सेकंड वेक्टर स्पेस बोल सकता हूं उसको, सेकंड वेक्टर स्पेस का सेकंड वेक्टर स्पेस के जो बेसिस में सेकंड एलिमेंट है वो है x2, उसके कॉरस्पॉन्डेंस स्केलर ये। तो सिमिलरली a n, क्योंकि इसमें कितने हैं भैया, n बेसिस है, तो n1 xn, और ये क्या आएगा, t x1 की इमेज क्या आ रही है, x1 ही आ रही है। ये ध्यान रखना, t x1 की इमेज x1 आ रही है, तो इस x1 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिखोगे n। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं, अब आप ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, x1 का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हो 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट ये है 0 इंटू x3, क्योंकि ये x1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 0 इंटू xn, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 0 0, तो 1 इंटू x1, तो इस तरीके से लिख दिया आपने इसको। इस वाले वेक्टर को आपने एक वेक्टर लिया x1, इसको किसमें, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो इस तरीके से लिखोगे आप, क्योंकि यहां पर क्या आएगा 1 0 0 0, अभी तो लिख पाओगे इसको इस तरीके से, राइट। सिमिलरली आपने लिया, देखो यहां पर भी यही हुआ है, यहां पर जो 0 के लिए हुआ है, अगर देखो 0 है, इसको कैसे बेसिस की फॉर्म में लिखना है आपको, तो यहां पर y1 y2 क्या होना पड़ेगा, ym, इसके बेसिस में 0 को कैसे लिख सकते हो, इस जब सारे के सारे स्केलर 0 होंगे। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से भी देख सकते हो, तो 0 को आप लिखोगे 0 इंटू y1 0 इंटू y2 0m, अभी 0 वेक्टर को तो इसी फॉर्म में लिखोगे। अगेन x2 की में 0, फिर से किस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में 0 y1 y2 y1। ठीक है, सिमिलरली इस फॉर्म में, तो वही हमने यहाँ पर कराया। अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला चीज यहाँ पर यूज नहीं करनी, डायरेक्ट कर सकते हो आप, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। x2 की इमेज क्या भाई, x2 आएगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां से क्या बनेगा ये 0 इंटू x1, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट x1 का 0 हो रहा होगा, एंड 1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू xn, सिमिलरली दिस। तो इसी तरीके से आप यहाँ करोगे तो आपके पास t xn आएगा xn, और इसकी इमेज को लिखोगे 0 इंटू x1 0 इंटू x2 एंड सो ऑन 0 इंटू xn माइनस 1 एंड 1 इंटू xn, जो लास्ट का कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 इंटू xn, तभी तो ये 1 बनेगा xn के इक्वल। ठीक है, बाकी सभी कितने 0। अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे लिखना है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी कितने क्रॉस की बनेगी, n क्रॉस n की, तो यहां से 1 0 0। ठीक है, तो इसको आप कॉलम वाइज लिखोगे 1 0 0 एंड 0। ठीक है, फिर यहां से 0 1 0 0 0, तो सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि सेकंड देख रहे हैं हम यहां पर क्या है x2 बेसिस का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कंपोनेंट क्या होगा 1 0 1 0 0। तो इसी तरीके से चलते जाओगे, यहां पर 0 0, थर्ड कंपोनेंट 1 आएगा, फिर सारे सारे 0 सारे आएंगे 0 0 0, सिमिलरली यहां पर 0 0 आते चले जाएंगे 0, तो जो लास्ट में आपका बचेगा, ठीक है, तो लास्ट में आप कह सकते हो, जो लास्ट में आपका आएगा, यहां पर थोड़ी जगह कम पड़ गई, चलिए इसको आगे कर देते हैं यहां पर,
तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस 1 0 0 एंड 0 1 0 0, ठीक है। अगर रो वाइज देखोगे तो 0 0 1 0, यहाँ 0 आएगा, 0 0 एंड 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड लास्ट में देखो ये डायगनली जो जा रहा है ना, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। दिस तो जो डायगनली जा रहा है आपका सिर्फ क्या है, ये 1 1 बनेगा, फिर यहाँ पर ये 1 1 बनेगा, फिर ये 1 आएगा जो डायगनली पर आएंगे, और ये 1 सिर्फ जो डायगनल पर एलिमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 1 1 कोफिशिएंट, जब यहाँ पर क्या है IB1 JB1 तो 1 आ रहा है, यहाँ पर IB1 JB1 तब आपका 1 आ रहा है। तो सिमिलरली इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, x की इमेज x, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगी आपकी, इसके कॉरस्पॉन्डेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए और थोड़ा टफ बढ़ाते हैं, अब इसको अब थोड़ा टफ करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर दे रखा है t r³ से r², r ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है। वी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा जी, फिर क्या है, अगर x आपका ये क्या है बेसिस है एंड y ये है आपके, ये क्या है ऑर्डर्ड बेसिस है, किसके r³ के एंड r² के रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे, चलिए इसमें फाइंड करते हैं। सबसे पहले ठीक है r³ का बेसिस लोगे तो क्या दे रखा है, ये 3 बेसिस दे रखे हैं, इसके 3 बेसिस होंगे सबको पता है। फर्स्ट बेसिस दे रखा है 1 1 0, तो इसकी इमेज क्या आएगी, एनीवन कोई बता सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई वाई प्लस जेड पर जाएगा, तो क्या आएगी x प्लस वाई करोगे तो 1 प्लस 1 2, कॉमा y प्लस जेड तो y ये प्लस जेड ये, तो कितना आएगा 1, तो ये इमेज आएगी इसकी। अब इसको ये किसका एलिमेंट हो गया, आपका r² का एलिमेंट हो गया, देख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को आप किस में लिख सकते हो, जो r² के बेसिस दे रखे हैं आपको, क्या 2 3 1 4, ये बेसिस आपको दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे तब आप स्टैंडर्ड बेसिस लोगे। r³ के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 1 0 0, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस, 0 1 0, दिस 0 0 1, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r³। और r² के स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 एंड 0 1, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ r², ठीक है। अगर नहीं गिवन तब आप ये एज्यूम करोगे, अदरवाइज आपको गिवन है तो आप जो गिवन है उनको लेके चलोगे। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर ये, तो इस 2 1 को आप इन बेसिस की फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो यहाँ पर अल्फा 1 मान लो, अल्फा 1 2 3 प्लस अल्फा 2, और यहाँ पर बेसिस क्या है 1 4, दिस इज अ y1, दिस इज द y2, ठीक है। ध्यान रखना ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ठीक। इसको देखो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू निकालना, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और अल्फा 1 कैसे, अल्फा 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा 1 2 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 1, दिस प्लस यहां मल्टीप्लाई करो अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 कॉमा सॉरी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा 2 अल्फा 1 माइनस कॉमा अल्फा 1 कॉमा 2 अल्फा 1, ठीक है, कॉमा माइनस 3 अल्फा 1, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ये बना, प्लस अल्फा 2 कॉमा माइनस 4 अल्फा 2, दिस ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल फर्स्ट कंपोनेंट। अच्छा इसको और ऐड करो, तो और ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई ऐड करोगे, माइनस 3 अल्फा 1 सेकेंड कंपोनेंट माइनस 4 अल्फा 2, ये आ गया, ठीक है कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल 2 के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल 1 के इक्वल। तो इन क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या आ गई आपके पास आ गया 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या रहा है माइनस 3 अल्फा 1 माइनस 4 अल्फा 2 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को सॉल्व करो, यहां से अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हो गया आपको। भाई 2 लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़े ना, मेथड एलिमिनेशन मेथड, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनसे सॉल्व करते हुए आपको यहाँ से वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, अल्फा 1 अल्फा 2 की। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो आप यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 की फाइंड करोगे तो क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास, तो वैल्यूज आ रही है आपके पास, सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ से आपके पास जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है यहाँ पर भैया 7/11 8/11, क्या आ रही है वैल्यूज, तो यहां पर वैल्यूज आएगी अल्फा 1 की 7/11 2 माइनस 3 2 कॉमा
-3 एंड प्लस 8/11 1 -4। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यूज। इज इट क्लियर? फाइंड कर लेना, ये आएंगी। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, जब मैं सेकंड बेसिस के दे रखा है 1 0 1, इसके करस्पॉन्ड, इस ट्रांसफॉर्म करस्पॉन्डेंस की इमेज क्या आएगी? एक्स यहां पर क्या है 1, वाई कितना है 0, जेड कितना है 1। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपेयर कर सकते हो। तो एक्स प्लस वाई, तो 1 + 0 1 एंड कॉमा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड ये भी 1, तो 1 1 आ गया। ठीक है, तो अगेन यहां पर अच्छा ये क्या बनेगा? अल्फा 1 की जगह यहां पर लो a 1 1। ठीक है, और यहां अल्फा 2 की जगह लो भैया प्लस a 2 1। ठीक है, ये चीज। अच्छा, तो यहां पर क्या आएगा? a, इसमें बेसिस मान लो आप a 821 बेसिस सेम रहेगा 2 -3 प्लस a 2 2, यहां पर बेसिस 1 -4। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अल्फ अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहां अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट 1 के इक्वल। तो जब यहां पर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट 1 के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट 1 के इक्वल, यहां से जब आपके पास 821 की वैल्यू निकल के आएगी, वो 821 की वैल्यू जो निकल के आएगी 821, ठीक है, और 822 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपके पास निकल के आ रही है यहां से 3/11 एंड 5/11। क्या आएगी? 821 की वैल्यू आएगी 3/11, यहां पर वेक्टर क्या है आपका? बेसिस 2 -3 प्लस 5/11, और ये आएगा आपका 1, -4। ठीक है, ये आएगा निकल के। अच्छा, सिमिलरली थर्ड बेसिस क्या रखा है यहाँ पर? 1 1 -1। तो इसकी इमेज निकालो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यहाँ पर क्या आएगा? 2 बनेगा एंड y प्लस जेड, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 1 -1 0। ठीक है, y प्लस जेड ये आ गया। अच्छा, तो इस यहां से क्या बनेगा आपका? तो नेक्स्ट आएगा आपका A31 2 -3 प्लस A32 1 -4, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अंदर मल्टीप्लाई करोगे और यहां से कंपेयर करोगे फिर। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट 2 के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट 0 के इक्वल। तो यहां से आपके पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी इनकी, वो आएगी इसकी आएगी 8/11 2 -3, और इसकी आएगी 6/11 1 -4। ठीक है, A31 की वैल्यू 8/11 और A32 की वैल्यू निकल के आएगी 6/11। ये आया। अब आपको क्या करना? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख चुके, बेसिस की फॉर्म में लिख चुके। यहां पर इसके बेसिस को, यहां पर जो 2 1 आया, इस 2 1 को आपको कोडोमेन में जो बेसिस दिए रखे हैं ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपने। तो यहां से कोएफिशिएंट क्या है? 7/11 8/11। इसको आप लिखोगे कॉलम वाइज। ये ऐसे है तो इसको आप कॉलम वाइज लिखोगे तो क्या बनेगी आपके पास? तो मैट्रिक्स इंप्लाइज, तो मैट्रिक्स आएगी आपके पास यहां से। फर्स्ट क्या आ रहा था आपका? 7/11 8/11। ठीक है, 7/11 और सेकंड 8/11 एंड 3/11 5/11 3/11 एंड 5/11। नेक्स्ट 8 एंड 6। ठीक है भाई, 8/11 एंड 6/11। अच्छा, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी? यहां से तो आपने देख लिया 2 रोज 3 कॉलम्स, लेकिन अगर वहां से देखो, आप यहां से देखो कितनी क्रॉस की बनेगी? यहां पर वेक्टर स्पेस क्या है कोडोमेन में? 2 डायमेंशन का, यहां 3, तो कितने क्रॉस की मैट्रिक्स बनेगी आपकी? 2 क्रॉस 3 की, यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स होंगी। तो अगर आप लास्ट में गड़बड़ कर दो, आपको समझ में नहीं आए कि आप कैसे लिखोगे, तो यहां से देख सकते हो जो मैट्रिक्स बननी चाहिए आपके पास 2 क्रॉस 3 की बननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो ऐसे मतलब आपने सही कराया है। अगर बाई चांस आप मान लो इसको ऐसे लिख दोगे, रो वाइज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके इससे रो वाइज लिखोगे तो आपके पास 3 रोज बनेंगी 2 कॉलम्स बनेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 3 की, और जबकि आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, यानी कि आपने ट्रांसपोज कर दिया, एक तरीके से ट्रांसपोज लिखा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। हमेशा यहां से बेसिस देख लेना कितने
डोमेन और कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस उनकी बेस, उनकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस आप बता सकते हो कितने ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स बनने जा रही है। यहां से क्लियर है 2x3 की, तो आपने देखा जो बनाया वो आपका सही है, यानी कि आपने सही लिखा है, ठीक है, ये इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स निकालना तो आपको आ गया, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालोगे? अगर देखो आपको एक कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, चाहे आईआईटी जैम का एग्जाम हो, चाहे सीएसआर नेट का एग्जाम हो, या कि एनबीएचएम का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इंट्रेंस एग्जाम, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी आर स्क्वायर से आर क्यूब, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, इसके अंडर आपको बेसिस की इमेजेस दे दी। फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। यहां पर क्या बोला है? विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरस्पॉन्डेंस आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। क्या करनी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। चलिए भाई, तो यहां पर आपको क्या दे रखे हैं और क्या क्या है? विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो आर स्क्वायर के स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस, आर स्क्वायर के स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0, ठीक है, एंड 0 1, दिस बी द स्टैंडर्ड बेसिस, बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। सिमिलरली आर क्यूब के बेसिस क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 एंड 0 1 0, 0 0 1 be the standard basis, be the standard basis of R क्यूब। ये किसके? R क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, ये क्या है? R क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस है। अच्छा जी, ये सबको पता है। अब हमने यहां पर क्या किया है, आपको ध्यान से देखो, तो डोमेन में एलिमेंट ले रहा है कोई 1 1 और एक ले रहा है 2 1। अगर मान चलो डोमेन क्या है? आर स्क्वायर, तो इसका जो रैंडम एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा? रैंडमली एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप का होगा, एक्स वाई टाइप का। तो इसको हर एक रैंडम एलिमेंट को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो आप? किस फॉर्म में लिख सकते हो इस एक्स वाई को? आप इसको, ये क्या है? आपका बेसिस है, तो इसको आप इस हर एक डोमेन, यहाँ आर स्क्वायर से कोई रैंडम एलिमेंट ले रहे हो, तो इसको जो आर स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। यानी कि इसको आप लिख सकते हो अल्फा 1, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? आर स्क्वायर के 1 0 प्लस अल्फा, यानी कि इसको बीटा मान लो, ठीक है, अल्फा और बीटा मान लो, अल्फा 1 0 बीटा 0 1, इस फॉर्म में लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, जब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप एक काम करना, चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा 0 प्लस 0 बीटा, ठीक है, तो यहां से करोगे तो ये आएगा अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 ऐड करूंगा तो अल्फा 1, सेकंड कंपोनेंट सॉरी अल्फा 1 नहीं है यहाँ पर, तो अल्फा 0 दिस, तो फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई अल्फा इंटू प्लस 0, अल्फा 0 प्लस बीटा दिस, ठीक है। तो आपको कभी जब भी इस कॉम्बिनेशन में दिखा हो तो आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बी, सिंप्लीफाई कर लिया तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। तो अगर यहां कंपेयर करोगे अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में फाइंड कर लो। मैं लिख देता हूं, यहां पर आपको याद रहे, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई की टर्म में। तो यहां से आप देखो, कंपेयर करो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स, और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? वाई, ठीक है। तो यहां से क्लियर पता चल रहा है आपको कि अल्फा की वैल्यू यहां से आई एक्स, सिंपल रिलेशन बनाए, और बीटा की वैल्यू आपके पास आई है वाई। ये सिंपल रिलेशन आपको पता चला है यहां से, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहां पर लिया क्या था? ध्यान से देखो, एक्स वाई किसके इक्वल है? दिस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है, इसको लेके चलना, इसको हमेशा लेके चलना एक्स वाई, कि आप डोमेन में जो वेक्टर स्पेस है उसके हर एक एलिमेंट को आप क्या लिख सकते हो? लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, किस फॉर्म में? अल्फा 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस, बीटा 0 1, ठीक है। अब इस पर टी अप्लाई करो दोनों तरफ, टी अप्लाई करोगे, टी एक्स वाई, ठीक है। देखो यहां पर अल्फा इंटू दिस, क्योंकि टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी अल्फा इंटू एक्स टाइप का क्या होता है? दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये अल्फा स्केलर है, तो इसको बाहर लिख सकते हैं हम किसके? 1 0 से, बिल्कुल लिख सकते हैं बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
सिमिलरली बीटा को भी, क्योंकि स्केलर है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं टी ऑफ 0 1, और 0 1 क्या आपका एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके बाय दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो दिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज करिए आपने, टी ए प्लस बी, ठीक है, फिर उसको टी ए प्लस टी बी अलग अलग टी कर दो सेपरेट, फिर अल्फा को भी बाहर लिख सकते हो। अच्छा टी 1,0 1 0 की इमेज क्या गिवन है आपको ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन है, ओके 1 पॉइंट, यहां पर 1 0 की इमेज आपको गिवन नहीं है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते इसको। अब आप इसको किस तरीके से करोगे ये देख लो, अल्फा एंड बीटा, तो यहां सबसे पहले आपको 1,0,2,0,1 की आपको इमेज गिवन नहीं है, तो आप यहां से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको ओके चलिए, तो यहां पर एक गलती हमने कर दी, क्या गलती यहां से हमसे ये होगी, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसने बोला कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो एंड देन फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, हमको मैट्रिक्स जो निकालनी है वो स्टैंडर्ड बेसिस की कॉरस्पॉन्डेंस निकालनी है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना, चलिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी हमको कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। चलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, लेकिन जो हमको दे रखा है -1 और 1, यहाँ दे रखा है 2 और 1, ये एक तरीके से हमको बेसिस ही दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं -1 एंड 1 एंड 2 1, ये क्या बेसिस है। तो अगर मैं डोमेन में आर स्क्वायर में कोई भी एलिमेंट लिया रैंडमली एक्स वाई, तो इसको इन टर्म की फॉर्म में लिख सकते हो आप, कैसे, यहाँ पर क्या है अल्फा -1,1, ठीक है, प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है आपका 2,1, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालनी है सबसे, क्योंकि भाई ये डोमेन से तो आ रहे हैं एलिमेंट, ये सारे आर स्क्वायर से तो आ रहे हैं, तो किसी भी रैंडम अगर मैं इनको बेसिस मान लूं, देख सकते हो आप इंडिपेंडेंट अपने आप में, ये क्या अपने आप में -1,1 एंड 2 1 आपस में इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, और ना ही ये जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या आपस में एल आई है, और ये क्या है कितने वेक्टर, 2 वेक्टर है, और बेसिस यहाँ पर आर स्क्वायर की डायमेंशन कितने होते हैं 2, तो इसका मतलब क्या है एल आई भी है, और इनको स्पेन भी कर सकता है, आर स्क्वायर को जनरेट कर सकता है, तो ये बेसिस हो गए, ठीक है। अब यहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, यहां से आप इसको लिखोगे -अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा कोमा बीटा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से -अल्फा प्लस 2 बीटा फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट में मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आएगा, -अल्फा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, वाई के इक्वल। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे ना, सॉल्व करोगे, तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको यहां से किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा वाई के इक्वल, तो इनको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्योंकि ये आपके अननोन है, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, हमें इसे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, यही मैंने लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहां पर जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, देखो मैं यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, -अल्फा प्लस 2 बीटा दिस इज इक्वल टू एक्स, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहां से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए एक्स और वाई टर्म में, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, ऐड करूंगा तो प्लस ही रहेगा, तो ये आपका कैंसिल आउट होके, ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, दिस कैंसिल आउट, 2 प्लस बीटा 3 बीटा, एंड ऐड कर रहा हूं तो एक्स प्लस वाई, तो बीटा की वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। अब इस बीटा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा वाई था ना, तो यहां से मैं अगर इसको वैल्यू को पुट करता हूं, यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वाई है, और बीटा की वैल्यू आई एक्स प्लस वाई बाई 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहां से वाई, इस बीटा को उधर ले जाऊंगा माइनस का बीटा होगा, ठीक है, इस बीटा को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है दिस एक्स प्लस वाई अपॉन 3, इसको एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा 3,
यहां से बनेगा 3y माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है अल्फा, तो अल्फा की फाइनली वैल्यू आएगी यहां से और 2y माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू किस वैल्यू आ रही है किन की टर्म में, एक्स और वाई की टर्म में, तो यहां पर लिखो आगे नेक्स्ट, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू आई 2y माइनस एक्स बाई 3 एंड बीटा की वैल्यू आई आपके पास 2y माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई बाई 3, ठीक है, एक्स प्लस वाई बाई 3, दीज आर दी वैल्यूज। तो इस तरीके से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्स एंड वाई की टर्म में आपको फाइंड करनी है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, उसको बेसिस मान के चलोगे आप, ठीक है। तो ये आया आपका अल्फा एंड बीटा, इज इट क्लियर? चलिए, तो आई थिंक ठीक है ये। नाउ तो अब आपके पास क्या था, एक्स वाई को आपने लिखा था, यहां से जो मैं बता रहा था आपको, एक्स वाई को आपने रेंडमली लिखा था अल्फा इंटू, और यहां पर क्या गिवन था, अल्फा माइनस 1 1 एंड 2 1, माइनस 1 1 1 1 प्लस बीटा 2 1, बीटा 2 1, ठीक है ये चीज, ठीक है। ये चीज क्यों करी हमने, क्योंकि हमें इसकी इमेजेस पता है, इसलिए हमने इसको हर एक एलिमेंट को रैंडम एलिमेंट लिया, उसको इस फॉर्म में हमने लिखा था, और यहां से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, स्केलर्स, जो ये स्केलर्स थे इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ एक्स और वाई की टर्म में, ठीक है। अब यहां से अगर मैं टी अप्लाई करता हूं, टी एक्स कोमा वाई, और इसमें टी अप्लाई करता हूं किस पर, अल्फा माइनस 1 1 बीटा 2 कोमा 1 दिस, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्केलर से बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा टी माइनस 1 1 प्लस, ठीक है, ये भी सेपरेट हो जाएगा, बीटा बाहर, और ये बनेगा टी 2 1, ठीक है। हर एक को इसकी फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि मुझे टी माइनस 1 और 1 की इमेज गिवन है, यहां पर इमेज क्या गिवन भैया, टी माइनस 1 1 की इमेज, टी माइनस 1 की इमेज है माइनस 1 0 2, ठीक है। तो ये लिखो भाई, तो यहां पर अल्फा माइनस 1 0 2, दिस इज द इमेज ऑफ माइनस 1 एंड 1, माइनस 1 एंड 1 की इमेज माइनस 1 0 2 एंड 2 1 की इमेज क्या है 1 2 1, ठीक है, प्लस बीटा, इसकी इमेज क्या आई थी 1 2 1, ठीक है। अब हमने देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्यों फाइंड करी, क्योंकि हमें यहां जरूरत पड़ती, हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए एक्स वाई की टर्म में, तो मैंने इसको यहां पर अल्फा की वैल्यू फाइंड करी, क्या अल्फा 2y माइनस एक्स, तो पुट कर दो 2y माइनस एक्स बाई 3 दिस माइनस 1 0 2, बीटा की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई अपॉन 3, यहां पर क्या है ये बीटा की वैल्यू है 1 2 1, अगर ध्यान से देखो तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रही है आपकी, ठीक है, तो यहां से आपके पास t x y दिस इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो x माइनस के 2y हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2y अपॉन 3 फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, यहां पर 0 तो 0 सेकेंड कंपोनेंट, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 टू 2 4y माइनस 2x अपॉन 3 दिस प्लस, ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई अपॉन 3 एंड 2 टाइम्स 2x प्लस 2y, थोड़ा इधर लिखते हैं, पहला कंपोनेंट x प्लस वाई अपॉन 3, सेकेंड कंपोनेंट 2x प्लस 2y अपॉन 3 एंड थर्ड कंपोनेंट 1 में मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। तो यहां से टी एक्स कोमा वाई दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट कंपोनेंट की फर्स्ट कंपोनेंट में एडिशन, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में, तो क्या बनेगा, ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका x और x 2x माइनस के 2y प्लस का y माइनस के y अपॉन 3, सेकेंड कंपोनेंट यही हो जाएगा आपका 2x प्लस, क्या लिख लो इसको 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई अपॉन 3 एंड थर्ड कंपोनेंट क्या होगा 4y प्लस वाई 5y एंड माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का x अपॉन में 3, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, t जो ट्रांसफॉर्मेशन थी v2 से
कहां से R2 से R क्यूब, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ये। अब इसके क्रॉसपोंडेंस जो इस ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है, इसके क्रॉसपोंडेंस आपको स्टैंडर्ड बेसिस के क्रॉसपोंडेंस क्या लिखनी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है। क्या लिखना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे देखो, तो मैं इसको पहले नोट डाउन कर लेता हूं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे यहां लिख लेता हूं। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेता हूं। एक्स और वाई को कहां पर मैप कर रहा है, ये एक्स और वाई को मैप कर रहा है यहां पर 2x माइनस वाई अपॉन 3, 2x माइनस वाई अपॉन 3 एंड 2x प्लस वाई अपॉन 3 एंड थर्ड कंपोनेंट क्या था भैया, थर्ड कंपोनेंट है 5y माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, 5y माइनस एक्स बाई 3, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन थी जो इस तरीके से डिफाइन होगी, कहां से, आर स्क्वायर से आर क्यूब पर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस। मैट्रिक्स लिखनी है हमको, तो यहां पर इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या आएगा, 1 0, स्टैंडर्ड बेसिस ये है। अब आपको स्टैंडर्ड बेसिस कॉरेस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स लिखनी है, तो x1 y0, तो x1 y0 तो क्या आएगा यहां से 2 माइनस 0 2 2 बाई 3 एंड यहां से x1 y0 तो ये भी 2 बाई 3, x इक्वल टू 1 y0 तो माइनस के 1 बाई 3। इस एलिमेंट को किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 बाई 3 1 0 0 आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस प्लस 2 बाई 3 0 1 0 एंड माइनस 1 अपॉन 3 0 0 1। ठीक है, इसको सब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना। अगेन सिमिलरली 0 1, तो 0 1 की इमेज क्या आएगी यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 0 1 की इमेज आएगी x0 y1 माइनस 1 बाई 3, x0 y आपका कितना है 1 तो 2 बाई 3, x0 y कितना है आपका 1 5 बाई 3, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस स्टैंडर्ड बेसिस कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखूंगा माइनस 1 बाई 3 1 0 0 प्लस 2 बाई 3 0 1 0 एंड प्लस 5 बाई 3 0 0 1। ठीक है, ये चीज आएगी, आप इसको सिंप्लीफाई करना, यही चीज निकल के आएगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस दिस इंप्लाइज जो मैट्रिक्स आएगी कितने ऑर्डर की आएगी आपके पास, आर स्क्वायर से आर क्यूब पर है, तो 3 बाई 2, तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो मैट्रिक्स आएगी आपके पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, इसको कॉलम वाइज लिखोगे, मैंने आपको बताया था, इसको लिखोगे 2 बाई 3 एंड 2 बाई 3 एंड माइनस के 1 बाई 3, फिर इसको कॉलम वाइज लिखोगे यहां पर, ज्यादा बड़ा हो गया गैप, माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3 एंड 5 बाई 3, तो दीज आर द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। तो ये आपकी मैट्रिक्स आई है किसके कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अगर उसी के अगर इन्हीं बेसिस के कॉरेस्पॉन्डेंस पूछता, ठीक है, अगर आपको यही बेसिस दे देता, यहां पर 2 ही बेसिस है, आपको और बेसिस देखना पड़ता है ना कि कोडोमेन जो बेसिस है वो क्या है, यहां पर गिवन नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी जिसके जरिए आपने एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली। ये क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसके अंदर आपको 2 एलिमेंट की इमेज पता है। क्या पता है, यहाँ पर 2 एलिमेंट की आपको इमेज दे रखी है। ठीक है, ये आपको 2 एलिमेंट की इमेज दिस, तो इसको फाइंड कैसे करोगे, इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई को आप लिखोगे यहाँ पर, एक्स वाई रेंडमली ये आपके बेसिस हो जाएंगे, बेसिस की टर्म में, इस टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स वाई अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे निकाल लो, तो यहां से आपने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर टी अप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। इसकी इमेज आपको पता है -1 1 की इमेज गिवन है, इसकी इमेज गिवन है दिस। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ गई, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो कि डिफाइन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और सॉल्व करो, मैट्रिक्स ऑफ आर क्यूब से आर स्क्वायर इज मैट्रिक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस दे, ये आपको बेसिस गिवन है, फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है भैया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है, चलिए फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले जो भी कोई मैट्रिक्स गिवन होती है, तो यहां पर क्या होता है, आर क्यूब है, बेसिस 1 2 0, तो जो है इस 1 2 0 होगा। ठीक है, आप क्या करते हो,
1 2 0, ठीक है। इसकी जो इमेज होगी उसको किस फॉर्म में लिखोगे आप, इस जो ये आपके बेसिस दे रखे हैं ना आर क्यूब के 1 2 3 3 वेक्टर्स, तो इसको जो आप लिखोगे A11, ठीक है। आर क्यूब से R2, तो कितनी है यहाँ पर वाई बेस कोडोमेन की जो वेक्टर स्पेस उसकी डायमेंशन 2 है। तो इसमें जो मैट्रिक्स बन रही कितने ऑर्डर की है, 2x3 की। चलिए तो यहाँ कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ 2 एलिमेंट आएंगे, A11, और यहाँ पर आएगा आपका इसका एलिमेंट 1 0 प्लस A21। A21 कितना होता है, A21 1 0 2 माइनस 1, इस तरीके से लिख दो ना, तब इसकी मैट्रिक्स इस ऑर्डर बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस क्या आएगी, A11 कॉलम वाइज, ये बनेगा कॉलम वाइज। तो ये यानी कि A11 क्या होगा यहाँ पर -1, A21 क्या होगा 1, तभी तो इसकी मैट्रिक्स ये बनी होगी भाई। इसका तो मतलब ये है, तो यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या है -1 1 0 एंड प्लस A21 क्या आएगी यहाँ पर 1 2 -1। तो आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस स्केलर -1 1, तो तब इसको कॉलम वाइज ये मैट बन रहा है। इज दैट क्लियर, ये बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्केलर्स की वैल्यू आप बता सकते हो, ये है। अच्छा, अब मेन मोटिव यहाँ पर क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं आपको निकालनी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या आपका एक तरीके से x1 है, ये क्या है, ये आपका x1 x2 x3, तो मैं ये आपको बोल रहा हूं दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज y1, दिस इज y2, ठीक है। मैं जनरली बताता हूं अब आपको। तो आप क्या करोगे, जब आप tx1 अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ये इमेज बनेगा R2 का, तो यहां पर बनेगा ये आपका A11, ठीक है, जो कि क्या है, ये कोफिशिएंट आया -1 y1 प्लस y2 1 y2, तो इसी फॉर्म में तो लिखोगे आप, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लिखोगे यहां पर, तो +1 -1, इज दैट क्लियर। तो यहां से क्या बनेगा आपका, तो यहां से जो x1 एलिमेंट है, यानी कि tx1 जो मैं कह रहा था, यानी कि 1 2 0, दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, A11 इसकी बेसिस की फॉर्म में, क्योंकि बेसिस इमेज में जाएगा 1 0 प्लस A21 सेकेंड एलिमेंट y2 के यहाँ पर 2 -1, इस फॉर्म में। और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपका मैट्रिक्स बनती है वो ऐसे आती है कॉलम वाइज, तो -1 1 क्या है, A11 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आएगा -1 1 0 1 1 A21 2 -1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या आएगा, -1 एंड 2, तो कितना आएगा -1 0 एंड -1 0 -1 -1। तो आपके पास यहां से इसकी इमेज क्या आ रही है 1 2 0 की, 1 2 0 की जो इमेज आ रही है वो आ रही है आपके पास यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस का 2, तो प्लस का 2 बड़ा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास इसकी इमेज आ रही है 1 2 0 की इमेज आ रही है +1 -1, ठीक है, ये चीज आ रही है। अच्छा, सिमिलरली t ऑफ x2 क्या है, t ऑफ x2 यहां पर क्या है 1 -1 0, दिस इज इक्वल टू a 21 1 0 a 22 2 -1, दिस इज इक्वल टू A21 यहां पर क्या होगा 2 0, ठीक है, ये 2 1 0, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो मैट्रिक्स आप लिखोगे, कॉलम जो लिखोगे, ये क्या है सेकंड कॉलम, A21 A22 क्या आएगा सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर A21 की वैल्यू 2 A22 की वैल्यू 0, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स आपको सीख चुके हो। तो दिस इज इक्वल टू 0 2 -1, तो दिस इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 2 एंड ये तो 0 हो गया एंड 0। तो यहां से क्या बना आपका, इसकी जो इमेज आ रही है वो आ रही है आपकी 2 0, ठीक है 2 0। यहां से आप कह सकते हो इसकी जो इमेज आ रही है वो इमेज आ रही है 2 0। सिमिलरली फिर अगेन t ऑफ x3 यहां से निकालोगे दिस,
थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1 -1 1, तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस जो आएगा वो आएगा 3 1 1 0 3 2 2 -1, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये भाई A31 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 1 1 0, A32 की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी, आपको पता है इसको कॉलम वाइज लिखोगे तो कंपोनेंट क्या है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो इस मैट्रिक्स से आ रहे हैं, ठीक है 3 2 -1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 × 6 एंड 7 एंड 1 0 एंड माइनस का 3, तो यहां से क्या बना आपका माइनस का 3, ठीक है, ये आपकी बनी। तो देखो आपने अल्टीमेटली क्या कर लिया, अब आपको इमेज गिवन, ये इमेज गिवन नहीं थी, ठीक है, कि इसकी इमेजेस क्या आ रही है, आपने इमेजेस फाइंड कर ली कि इसके क्रॉसपोंडेंस इमेज वो है, इसके क्रॉसपोंडेंस इमेज वो है, इसके क्रॉसपोंडेंस इमेज वो है 7/3, लीनियर ट्रांसफॉर्म से आप निकाल सकते हो आप। अब हर एक एलिमेंट को आपको नेक्स्ट क्या करना है, अगर R³ से आप कोई रेंडमली एलिमेंट ले रहे हो, नाउ अगर आप रेंडमली एलिमेंट ले रहे हो x y z कहां से R³ से, तो इसको किसके बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हो, तो बेसिस यानी कि यहां पर अल्फा, इसका बेसिस क्या गिवन है आपको, यहां पर बेसिस गिवन है 1 2 0 -1 1 0, ठीक है, ये 1 2 0 1 2 0 प्लस बीटा, यहां पर आपको क्या गिवन है 1 -1 0, सेकेंड बेसिस 1 -1 0, थर्ड एलिमेंट गामा 1 -1 0 1 -1 1 1 -1 1, इसको सिंप्लीफाई करना, अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई, बीटा के अंदर मल्टीप्लाई, गामा के अंदर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना और यहां से आपको जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जो अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू आई थी, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी आपके पास अल्फा इज इक्वल टू x + y/3, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करना, ठीक है, यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास x + y/3 एंड बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x - y - 3z, ठीक है, 2x - y - 2z/3, ठीक है, ये मेरे पास यहां से क्या आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी 2x - y - 3z, सॉरी -3z/2 एंड जो गामा की वैल्यू आएगी वो आएगी z, ठीक है, यहां से क्या आएगी गामा की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी z, ठीक है, ये आ गया। अब आपको आगे क्या करना है, ये आप फाइंड कर लेना, ठीक है, वेरीफाई करना है इसको, इस चीज को वेरीफाई कर लेना सारे के सारे, ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा से मल्टीप्लाई, बीटा से मल्टीप्लाई, गामा से मल्टीप्लाई, ऐड करना, ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट x के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट y के इक्वल, थर्ड कंपोनेंट z, तीन आपके पास अननोन है अल्फा बीटा गामा और तीन इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करके आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करते हो, t अप्लाई करोगे इस पर x, y, z पर, t यहां पर अप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में 1 2 0 बीटा 1 -1 0 प्लस गामा 1 -1 1 दिस, ठीक है, ये अप्लाई करोगे और ये अप्लाई करके इसको आप लिखोगे t x y z, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो यहां से रूल बनेगा t 1 2 0 बीटा, बाय प्रॉपर्टी और बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप सेपरेट कर सकते हो, सबको पता है, गामा t 1 -1 एंड 1, ठीक है, ये अब इसकी इमेजेस आपको पता है, अल्फा, इसकी इमेजेस क्या है, 1 2 0 की इमेज, 1 2 0 की इमेज आइए भैया, प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है, 1 2 0 की इमेज क्या है, +1 -1, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस बीटा, और 1 -1 0 की इमेज क्या आई है -1 एंड 1 की इमेज आई है आपके पास -1 1 एंड 0 की इमेज आई 2 0, ठीक है, 2 0 2 0 प्लस गामा एंड इसकी इमेज क्या है 1 -1 एंड 1 की 1 -1 1 की इमेज आई है 7 -3 -3, ठीक है, ये इमेज आई है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना, ठीक है, इसको यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, सिंप्लीफाई करके कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो आएगी आपके पास, ठीक है, 2 पेयर की आएगी, ये आएगी आपके पास 5x - y
5x माइनस वाई, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप करना, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो, अपॉन में 3, फर्स्ट कंपोनेंट आएगा 5x माइनस वाई प्लस 15z बाई 3, एंड सेकेंड कंपोनेंट आएगा आपका माइनस का x माइनस का y, माइनस का x माइनस का y माइनस 9z बाई 3। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। गलती हो सकती है मेरे से भी प्लस माइनस की, आप वेरीफाई कर लेना जरूर, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर ये फाइंड करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कैसे कर सकते हो, अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है तब आपने देख लिया, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको गिवन है यहां पर, अच्छा ये क्वेश्चन कहां गया भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका ये कि आपको इमेजेस गिवन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, फाइंड द टी, तो ये तो आप कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स गिवन है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नेट के अंदर बन सकता है, ठीक है। और क्या गिवन था यहां पर, और गिवन था आपके पास ये, अगर आपको इमेजेस गिवन है तो मैं तब भी आप क्या निकाल सकते हो, मैट्रिक्स निकाल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आपने देखा है। और इन बेसिस, यहाँ पर बेसिस आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि यहाँ पर देखो R2 के बेसिस तो आपके पास कंप्लीट है, लेकिन R3 के बेसिस आपको कंप्लीट गिवन नहीं है, तो आप यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि R³ के भी बेसिस आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि स्टैंडर्ड बेसिस कॉरस्पॉन्डेंस आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालने, तो वो आप निकाल सकते हो, ये हमने सीख लिया। और किस तरीके से आप मैट्रिक्स फाइंड करोगे ये हमने सीख लिया, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तब आप क्या निकाल सकते हो, मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, अगर आपको किसी दो एलिमेंट की इमेज दे रखी है तब भी आप क्या निकाल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और आप वहां से मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर भाई? तो 2 मिनट समरी में हमने क्या पढ़ा आज, मेनली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर, ठीक है, कि किस तरीके से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स की हेल्प से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।